Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article is about India-Qatar relation. We're going to talk about this. Second article remission से related है. Supreme Court mandated automatic consideration for premature release of convict. And last article earthquake के बारे में है. So we're going to talk about this article one by one. So पहले आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, अभी कतर के जो आमिर है वो इंडिया के विजिट पे आए और इन्होंने कहा कि हम अपनी जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं इसको और ज़्यादा बेटर करें। तो अभी हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड इसमें जो कतर है वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के वेरियस सेक्टर्स के अंदर, वेदर वी टॉक अबाउट दी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, कल्चरल एक्सचेंज, एनर्जी सेक्टर, इन सब में ये इन्वेस्टमेंट आएगी। अब देखिए, अगर कतर की बात करें, कतर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। पिछले काफी सालों से हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, खासकर 2023 में जब इंडिया के नेवी के कुछ पर्सन्स को एस्पियोनेज के केस में अरेस्ट किया गया था, तो उसके बाद से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि कतर ने हमारी बात मान के हमारे जो नेवी के पर्सनल्स थे उनको रिलीज किया एंड साथ के साथ इंडिया के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को और ज्यादा बूस्ट किया। अब यहां पर आपको याद रखना है कि एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो हमारी कंजम्पशन है उसका 45% ऑलमोस्ट आपका कतर से आता है। तो हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी कतर काफी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू हैव अ क्लोजर रिलेशन विद कतर। अब यहां पर जैसे आपको पता होगा कि आने वाले समय में हम गल्फ काउंसिल के साथ, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर कतर भी कहता है कि भी हम अपनी बायलैटरल ट्रेड्स को ऑलमोस्ट डबल करना चाहते हैं। इवन इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब कतर में भी ऑपरेशनल होगा, कहीं ना कहीं इसको भी एक्सपैंड करने की बात हो रही है। अगर डिफेंस पार्ट की बात की जाए तो गल्फ काउंसिल के साथ, कॉपरेशन काउंसिल के साथ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर हमारा फोकस कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम कतर के साथ भी अपनी सिक्योरिटी टाइज को बूस्ट करना चाहते हैं एंड इन एडिशन टू दिस हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करने वाले हैं। मींस अगर कोई कतर का पर्सनल इंडिया में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो ही विल बी पेइंग टैक्स इन ओनली वन कंट्री, ही डज नॉट नीड टू पे टैक्सेस ऑन बोथ द कंट्रीज। तो यहां पर इस चीज से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंक्रीज करेगी एंड इन एडिशन टू दिस हमारा एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा कहां पर रहता है, कतर में रहता है। तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव कि उनकी वर्किंग कंडीशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकें। अब अगर बात की जाए रीजनल इशू की, तो इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्दो हमारे डिफरेंट ओपिनियन है, बट हम रिस्पेक्ट करते हैं रिस्पेक्टिव ओपिनियन की, पोजीशन की। एंड इंडिया ने एक बार फिर से टू स्टेट सोल्यूशन को कहीं ना कहीं यहां पर प्रपोज किया है। अब यहां पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो, गल्फ रीजन के अंदर हमारे बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस कहीं ना कहीं बूस्ट होगी। इससे एनर्जी सिक्योरिटी, जो हमारी डिपेंडेंसी है, ये जो वॉलेटाइल मार्केट रहती है, हम उस डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाएंगे एंड मोर ओवर डिफेंस कॉपरेशन से, काउंटर टेररिज्म से हमारे पास बहुत सारे एवेन्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हैं, जिससे हम एक्चुअल में अपने और इस पूरे एरिया के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट यहां पे कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, जहां पर आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई के एग्रीमेंट के ऊपर फोकस कीजिए कतर के साथ। एंड यहां पर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आनी चाहिए, जहां पर कतर की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में काफी इंकरेज कर सकती है। इन एडिशन टू दिस, जो इंडियन वर्कफोर्स जो है उनकी लेबर कंडीशंस को हम बेटर कैसे कर सके, इसके ऊपर दोनों कंट्रीज को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन इंडिया कतर रिलेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में यहां पर यह कहा गया है कि भाई देखो, इन केस अगर कोई कॉन्विक्ट है, मतलब यहां पर कोई पर्सन है जिसको सजा हुई है, लेट्स से एक पर्सन है, इसका नाम है राजू। राजू को यहां पर 7 साल की सजा हुई है। अब गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई इसका प्रिजन के अंदर बिहेवियर अच्छा है, अब इसके जो पनिशमेंट है इसको गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है 3 साल पे। तो यहां पर आप जब इसकी जो नेचर है पनिशमेंट का उसको चेंज किए बिना सेंटेंस को रिड्यूस करते हैं, इसे कहा जाता है रमिशन।
अब ये रमेशन जो है एक्चुअल में आप इसे ट्रेस कर सकते हो सेक्शन 432 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, एंड इवन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसके सेक्शन 473 के अंडर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो यहां पर दोनों केसेस में ये कहा गया है कि भाई देखो, अगर आप यहां पर किसी भी प्रिजन के अंदर ऐसी कंडीशंस देख रहे हो कि जहां पर पर्सन अच्छा बिहेव कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली उसको रमेशन प्रोवाइड कीजिए, खासकर उन स्टेट्स में जहां पर रमेशन को लेके कोई लॉ आपका या पॉलिसी आपकी एग्जिस्ट करती है। बाकी जो स्टेट्स है उनको 2 महीने का टाइम दिया गया है कि आप अपनी पॉलिसी फ्रेम कर लीजिए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर रमेशन की आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट को है एंड आर्टिकल 162 के अंडर गवर्नर को भी दी गई है। अब यहां हमें यह समझना होगा कि इसमें क्या की चीजें हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये आती है कि ऑटोमेटिकली इसे रिव्यू किया जाएगा जो भी एलिजिबल कॉन्विक्ट है। अब इसमें ये होगा कि फैमिलीज को इसके लिए एप्लीकेशन डालने की वेट मतलब डालनी नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज की वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली अगर किसी का कंडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप उसके रमेशन को रिव्यू कर सकते हैं। अब इससे आप आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। अब यहां पर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ऊपर हमें फोकस करना होगा कि यहां पर कोई ऐसी चीज ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्विक्ट है, उसके किसी पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप्स हैं एंड वहां पर उसको उसका एडवांटेज मिल रहा हो, तो ये फेयर, रीजनेबल और इसमें कोई भी तरह की आर्बिट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि हम यहां पर फोकस कर सके लोगों के रिहैबिलिटेशन पे, एंड यहां पर ये ऑप्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जिनके पास पॉलिसी नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा कि 2 महीने के अंदर उनको पॉलिसी फ्रेम करनी होगी, एंड अगर इन केस आपकी जो भी रीजंस हैं, आप किसी पर्सन के रमेशन को क्यों मना कर रहे हैं, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक ब्रीफ रीजन के साथ। एंड यहां पर अगर आप मान लीजिए जो भी रीजन देते हैं उसको इमीडिएटली बताना पड़ेगा कॉन्विक्ट को एंड साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को, सो दैट वो पर्सन टाइमली उसको चैलेंज कर सके। एंड अगर यहां पर लाइक अगर एक पर्सन को रमेशन मिला है तो बिना किसी पुख्ता सबूत के आर्बिट्ररीली आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, वापस नहीं ले सकते हो। तो यहां पर ड्यू प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब मोटा भाई सागर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही भी कही है, जहां पर यह कहा गया था कि भाई सॉरी हाई कोर्ट ने ये पहले भी कही है, जहां पर यह कहा गया था कि भाई बिना प्रॉपर हेयरिंग के आप किसी की भी रमिशन सेंटेंस को वापस से रिवोक नहीं कर सकते हैं। इवन अगर लक्ष्मण नसंकर केस की बात करें तो यहां पर नस्कर केस की बात करें तो यहां पर यह कहा गया था कि भाई अगर एक पर्सन को कॉन्विक्ट किया गया एंड उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि वो फिर से वो क्राइम कर सकता है तो उस केस में उसको यहां पर आप रमिशन नहीं देंगे। पर्सन का कंडक्ट कैसा है प्रिजन में, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ लोग इसके फेवर में ये कहते हैं कि रमिशन होना चाहिए बिकॉज इससे कहीं ना कहीं आप इंश्योर करते हो जस्टिस को एंड क्रिमिनल को सुधरने का मौका दे सकते हो, तो रिहैबिलिटेशन के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। मोर ओवर इंडियन प्रिजन मोस्टली इस वजह से न्यूज में रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, तो आप ओवर क्राउडिंग को भी यहां पर रोक सकते हैं। ऑलमोस्ट 130% आपकी जो प्रिजन्स है वो ओवर क्राउडेड चल रही है, ऐसा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा में भी बताया गया, तो हम उसे डीकंजस्ट कर सकते हैं। एंड कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हर्डल्स, ये रमिशन का प्रोसेस आपका बहुत बार स्टक हो जाता है, तो इसे ऑटोमेटिक रिव्यू के अंदर आप डाल देंगे तो इससे कहीं ना कहीं वो डिनायबिलिटी आप रिड्यूस कर पाएंगे एंड इससे डिस्क्रिमिनेशन भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। बट इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्चुअल में अगर आप रमिशन करते हैं तो यहां पर सोसाइटी यानी पब्लिक सेफ्टी आपकी रिस्क पे आ सकती है, बिकॉज अगर एक क्रिमिनल है अगर वो छोड़ दिया गया तो हो सकता है वो फिर से क्राइम कंडक्ट करे। एंड इवन अगर आप देखें तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है यानी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एंटर कर रही है, क्योंकि जुडिशरी यहां पर ऑटोमेटिक रमिशन के बारे में बात कर रही है, बट ये एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव की डिस्क्रिशन है, ये कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जहां पर जुडिशरी डायरेक्टली इंटरवीन कर सके, तो ये बात भी आ जाती है। एंड इवन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जैसे मैंने कहा कि भाई किसी पर्सन का अगर पॉलिटिकल पार्टी से या कोई पॉलिटिकल गेन के लिए इस चीज को यूज कर रहा है तो वो चीज भी प्रॉब्लम दे सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पर्सन है जिसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, अब उस पर्सन को यहां पर छोड़ दिया जाए बिकॉज ऑफ दिस रमिशन
की वजह से, तो यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी उसको छोड़ा है उसको पॉलिटिकल गेन हो सकते हैं। तो यहां पर आपको यह समझ के चलना होगा कि पॉलिटिकल गेन के लिए इसको मिसयूज किया जा सकता है। अब यहां पर आपको एक क्लियर गाइडलाइंस की जरूरत है कि किस बेसिस पे आप पर्सन को रमिट करते हैं, और उस केस में ये ट्रांसपेरेंट और उसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर वहां पर मेंशन होने चाहिए। आप रेगुलरली रिव्यू कीजिए मैकेनिज्म को। यहां पर आप स्टेट संस्था जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड होता है आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप एलिजिबल जो भी कॉन्विक्ट हो आप उनको कहीं ना कहीं लाइक लिस्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर आपको पब्लिक सेफ्टी के मेजर्स को भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा, एंड रिहैबिलिटेशन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, जहां पर स्किल डेवलपमेंट हो या एजुकेशन प्रोवाइड की जाए या इंटीग्रिटी प्रोग्राम को या री इंटीग्रेशन प्रोग्राम को आप प्रमोट करें। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल ऑफ द डे। इस आर्टिकल में वी गोना टॉक अबाउट अर्थक्वेक स्वार्म। बेसिकली जैसे एक मेजर अर्थक्वेक आया, इसके बाद कुछ छोटे छोटे माइनर अर्थक्वेक आए, तो ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि भाई देखो, एक जो नॉर्मल अर्थक्वेक होता है उसमें एक शॉक होता है, एक आफ्टर शॉक होता है। शॉक में लेट्स से 7 रेक्टर स्केल की रीडिंग आई, आफ्टर शॉक में 3 या 4 रेक्टर स्केल पे आपकी रीडिंग आई। बट अर्थक्वेक स्वार्म की अगर बात की जाए तो यहां पर आपके सेम मैग्नीट्यूड के मल्टीपल आपको ये देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। एंड अभी ऐसे ही कुछ अर्थक्वेक आपको ग्रीक के कुछ आइलैंड्स पे देखने को मिल रहे हैं, खासकर सेंतोनी आइलैंड के आसपास। अब यहां पर ये सीक्वेंस जो है सिंगल लाइक अर्थक्वेक के नहीं, ये मल्टीपल सिस्मिक इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड जनरली ये बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से हो सकते हैं, जैसे इंडिया के केस में होता है, दिल्ली और ये जो आपका नदर्न प्लेन्स है वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि क्रस्ट के अंदर जो आपका कन्वेक्शनल करंट मूव कर रहा है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। एंड समटाइम कुछ फ्लूइड डाला गया हो या निकाला गया हो जैसे ग्राउंड वाटर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब जैसे एक स्टडी कंडक्ट की गई थी 2008 में, इसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया था कि अगर 10 मीटर पानी आपका वाटर टेबल राइज करता है तो इससे ऑलमोस्ट आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है रॉक सिस्टम के ऊपर, जिससे अर्थक्वेक स्वार्म जैसी प्रॉब्लम आपकी देखने को मिलती है। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट में अगर आप खासकर बात करें रेनी सीजन के टाइम पे जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उस समय ये चीज देखने को मिलती है, बिकॉज फ्रैक्चर्स में पानी भरने के कारण आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि जैसे कोयना वर्ना रीजन है, ये इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आपका सिस्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से इस तरह के लाइक इंस्टांस के लिए आपका जाना जाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको सभी आर्टिकल्स समझ में आए हो। आज के लिए इतना ही था। मैं विवेक शर्मा आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।